नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति चौरसिया। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। सबसे पहले बात होगी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की, जिनका लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। उन्हें आज पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। इसके बाद बात करेंगे हाथरस केस की, जहां आज पीड़ित परिवार से मिलने की खुद डीआईजी पहुंचे हैं और उनसे उनका हाल जाना है। और आखिर में बात करेंगे पीआईएफ की, जिसे लेकर असुद्दीन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हरिद्वार की। उत्तराखंड के हरिद्वार में संतों की बैठक की गई। वहीं बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतपाल ब्रह्मचारी और मंत्री मदन कौशिक भी पहुंचे, जिनके बीच आश्रमों और मठ मंदिरों पर लग रहे व्यावसायिक टैक्स और प्रदूषण नोटिस को लेकर के तीखी बहस हुई है। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने संतों के सानिध्य में राजनीति करने का सतपाल ब्रह्मचारी पर आरोप लगाया है। दरअसल मंत्री मदन कौशिक के अनुसार बीजेपी के कार्यकाल में संतों पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। अगर साबित हुआ तो मंत्री मदन कौशिक ने राजनीति छोड़ने की बात कही है। बता दें कि संतों की बैठक कांग्रेस और बीजेपी का राजनीति अखाड़ा बन गई है। विकास खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, ये पूरा विवाद क्या है? सबसे पहले तो विस्तार से दर्शकों को ये बताइए और क्या कुछ निकल करके आया है इस बैठक से? बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें धर्मनगर हरिद्वार के कनकल स्थित हरराम आश्रम में एक साधु संतों की समस्या का निवारण के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन राजनीति का अखाड़ा अब वहां पर जो है सतपाल ब्रह्मचारी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी जब पहुंचे तो यही जो बैठक थी एक राजनीति का अखाड़ा बन गई और एक बड़ा रूप में ले लिया राजनीति का अखाड़े को। तो बात किया तो भाजपा के शहरी विकास मंत्री कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष वे संत पाल महाराज और ब्रह्मचारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी पर हरिद्वार में विकास विरोध का होने का लगातार दिया। दोनों ने नोकझोंक में संतों की मांगों से जुड़े मुद्दे गायब होते नहीं। वहीं पर सतपाल महाराज के ऊपर जो मंत्री मदन कौशिक ने जो आरोप लगाया है कि वो राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप अचानक इस तरीके से कैसे निकल करके बैठक में सामने आ गया? किस तरीके की राजनीति, क्या कुछ हो रहा है, क्यों नहीं सामंजस्य बैठा करके पूरा काम किया जा रहा है? बिल्कुल स्वाति, दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरिद्वार के कई आश्रम और मठों में एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरोध में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री को भी बुलाया गया। इसी बीच पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल महाराज ने आश्रम पर लगने वाले कमर्शियल टैक्स और एसपीटी के नोटिस के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, सुनकर मंत्री मदन कौशिक का भी पारा गर्म हो गया। उन्होंने सतपाल महाराज पर संतों की बैठक में राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद हरिद्वार में हॉस्पिटल, सड़क और टैक्स को लेकर कई देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। बाद में साधु संतों द्वारा बीच बचाव कराने पर मामला शांत हुआ। हालांकि बाद में मदन कौशिक ने सतपाल ब्रह्मचारी को अपना बेटा छोटा भाई बताया और चुटकी भी ली। वही सतपाल ब्रह्मचारी ने जिस पार्टी में है और वो पूर्व में अपनी पार्टी का भी बताया। स्वाति, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास खरे हमारे संवाददाता में ज्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कल इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पासवान के निधन पर उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ आज उनके निधन पर पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही राष्ट्रपति और तमाम दिग्गज नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बता दें कि उनके शव को दर्शनों के लिए पटना ले जाया जाएगा और वहां पर उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इन 6 तस्वीरें आप ये देख सकते हैं
प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी भले ही दूसरी पार्टी के नेता थे, लेकिन रामविलास पासवान को कहा जाता था कि सभी पार्टियों को एकजुट लेकर के साथ चलते थे। ये एक उनके अंदर खूबी थी। क्या हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होता था, सबके साथ मिल करके वो राजनीति करते थे। और आपको बता दें कि अमित शाह गृह मंत्री भी पहुंचे थे, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री वो भी वहां पर पहुंचे, और तमाम नेताओं ने, चाहे वो उनकी पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, तमाम नेताओं ने पूरे सत्कार के साथ उनको श्रद्धांजलि दी। और राजेश भट्ट एलजीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बेहद दुखद, बिहार की राजनीति में एक ये क्षति पहुंची है, बेहद दुखद। राष्ट्रीय राजनीति के आधार स्तंभ माननीय रामविलास पासवान जी लोकतंत्र के लिए एक बड़े आधार स्तंभ थे जी। देश में गरीबों, शोषितों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के हक हुकूक के लिए आवाज उठाते रह गए जी। आज पूरा देश का कमजोर वर्ग, दलित समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति शोकाकुल और मर्माहत है। हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जी, और तमाम साथियों से अपील करते हैं जी कि माननीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों, नीतियों को हम लेकर आगे जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत बनाएं। जी, बेहद दुख की घड़ी। राजेश भट्ट जी, आप जिस तरह से आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, बेहद दुखद, और ये दुख की घड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। हाथरस कांड को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिस एसआईटी का गठन किया गया था, उसने इस पूरे मामले में पूछताछ तेज कर दी है। एसआईटी की ओर से गुरुवार को ही गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस सौंपा गया था। अब शुक्रवार को पूछताछ हो रही है। इस बीच गांव में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं पीड़िता के परिवार के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। एसआईटी की ओर से गाँव वालों से घटना के बाद अंत्येष्टि स्थल के बारे में जानकारी ली जाएगी। उस वक्त घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने क्या देखा। इस बीच शुक्रवार को ही डीआईजी शलभ माथुर हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। शलभ माथुर ने कहा कि यहां आकर उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया है। परिवार सुरक्षा से संतुष्ट है। आपको बता दें कि हाथरस कांड को लेकर के काफी खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था, जो कि 14 सितंबर को हुई घटना के तुरंत बाद का था, जिसमें घटनास्थल पर कई लोगों के होने के सबूत दिखे थे। गौरतलब है कि हाथरस की घटना के बाद पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें गांव में खतरा है, ऐसे में वो गांव छोड़ना चाहते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अब पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पर्सनल सुरक्षा गार्ड्स के अलावा घर और गांव में पुलिस मौजूद है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से हर किसी पर नजर भी रखी जा रही है। कि मैंने पूर्व में भी बताया था, और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं, और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी, इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे, और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है, उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था, जो आपने प्रश्न पूछा उस संदर्भ के अंदर जो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस इसके अंदर जो है निर्णय लेगी, और जो भी औचित्यपूर्ण निर्णय है और पूरे कंफर्ट के साथ और उनको कंफर्ट लेवल में रख के ही लेके जाया जाएगा। इसकी कार्य योजना
तो अब ये एसआईटी के बाद डीआईजी शलभ माथुर की तैनाती की गई है। पीड़ित परिवार से डीआईजी ने मुलाकात की है, तमाम बातें उनसे करी हैं। 40 गांव वालों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। पहले भी आपको बता दें, एसआईटी बीते कई दिनों से पूछताछ कर रही है। 7 दिन का समय दिया गया था एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। रिपोर्ट नहीं पूरी हो पाई और उसके बाद 10 दिन का वक्त और दिया गया है। तो संजीव सिंह हमारे संवाददाता और पुनीत दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके दोनों से बात करेंगे। पहले संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पहले एसआईटी का गठन किया गया और अब उसके बाद डीआईजी शलभ माथुर की तैनाती वहां पर की गई है, क्या कुछ मतलब निकल रहा है इस चीज का? बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें जिस तरह से क्योंकि हाथरस कांड काफी चर्चित कांड हो चुका है, इस समय आपकी तमाम तरह की एसआईटी अपनी जांच कर रही है। 1 सप्ताह का समय दिया गया था, उसके बाद जो है 10 दिन का समय दिया गया और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जांच का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर के कहीं न कहीं 10 दिन का समय एसआईटी को और दे दिया गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बात की है, क्योंकि शलभ माथुर जो है वो आईपीएस बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह की तैनाती की, क्योंकि जो सुरक्षा को लेकर के परिजन के परिवारों को, जो मृतका है उसके परिजन को जिस तरह से सुरक्षा की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर के 1 सप्ताह का समय दिया गया है शलभ माथुर को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार 2 आईपीएस अधिकारियों को जिस तरह से अभी हाल ही में जो तैनाती के नोडल अधिकारी के रूप में तैनात हुए शलभ माथुर, और 1 सप्ताह का समय है इनके पास, क्योंकि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है हाथरस के अंदर उसको सुरक्षित करने के लिए इनकी तैनाती की गई है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं स्वाति जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पीएफआई जो संगठन है उनके शामिल होने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कि जातीय संघर्ष और दंगे फैलाने की जो साजिश रची जा रही थी यूपी के अंदर, वो देखने को मिल रहा है स्वाति। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो दंगे हो रहे थे और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो रहा था, उसके मद्देनजर उनको वहां पर भेजा गया, यानी कि डीआईजी शलभ माथुर को वहां पर तैनात किया गया है। पुनीत मोहन, आपसे अब मेरा अगला सवाल है। पुनीत, जिस तरीके से परिवार लगातार कह रहा है कि हमें डर लग रहा है, हम इस गांव में नहीं रहना चाहते, और पहले भी जब भीम आर्मी के नेता वहां पर पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी एक बात रखी थी कि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि हमें डर लग रहा है। उन्होंने कहा था अगर परिवार को किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो मैं परिवार को अपने साथ ले जाऊंगा, और परिवार का भी बयान आया था कि वो साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी क्योंकि जांच हो रही है, ये मुमकिन नहीं है। देखिए स्वाति, सीधे तौर पे जिस तरीके से पीड़िता के परिजनों का के प्रति जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है, सीधे तौर पे जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि डीएम ने उनको परेशान किया, उच्च अधिकारियों ने उनको परेशान किया, जबरन उनके सामने कागज पे साइन लिए गए, जैसा कि उन्होंने राहुल गांधी को भी बताया था। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और प्रशासन के ऊपर से उनका भरोसा उठा है और सीधे तौर पर उनको एक डर महसूस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि समाज के कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो सीधे धमकी भरे वीडियो हैं और कहीं ना कहीं एक डर का विषय बने हुए हैं। और देखिए गाँव बिल्कुल पुनीत, आप बिल्कुल सही बात करें। पुनीत, संजीव, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप दोनों से एक बार फिर से चर्चा करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अब अगली खबर हाथरस से। हाथरस में साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को लेकर के हो रहे खुलासे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छिपा रही है। इस दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि वेबसाइट तो अजीबोगरीब है, उसकी बुनियाद पर साजिश कर रहे हैं। जहां कहीं भी सरकार से गड़बड़ी हो तो वहां साजिश बना दिया जाता है। यह पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस बच्ची के साथ रेप हुआ, उस बच्ची का आपने सही इलाज नहीं करवाया। उन्होंने योगी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि आपने दलित परिवार को अपनी लड़की के अंतिम संस्कार की इजाजत क्यों नहीं दी? रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या यह भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? कब तक अपनी नाकामियों को इस तरह की बातों में छुपाते रहेंगे? बिहार चुनाव में हर मसले की गूंज होगी। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने दावा किया है कि हाथरस की आड़ में दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है। इस मामले में पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है। उनके पास से विवादित साहित्य भी बरामद किया गया था। तो पुनीत मोहन और संजीव दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, आपसे सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब दें। अब असदुद्दीन ओवैसी सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं योगी सरकार को, यह कहकर कि क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है इसलिए इस वेबसाइट के जरिए लिपापोती कर रही है। देखिए साथ ही सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ कुछ सबूत लगे हैं और एक वेबसाइट लगी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक बार फिर से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एनआरसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ पीएफआई का था। सरकार का दावा है कि हाथरस का में जो भी अप्रिय घटना हुई उसको एक जातीय दंगा बनाने के लिए, उसको उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तैयारी करी जा रही थी। मथुरा के मान टोल प्लाजा पे 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की यूथ विंग से यानी कि स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं। और जब उनसे पूछताछ हुई है तो काफी खुलासा हुआ है कि 50 करोड़ रुपए तमाम खातों में मॉरिशस से आए हैं, 15 करोड़ रुपए इस्लामिक कंट्री से आए हैं। यूपी पुलिस के पास इस बात के सबूत है, लेकिन वहीं सीधे तौर पर विपक्ष इस बात पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं कि रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया गया, सरकार का इसके पीछे का तर्क है कि कहीं हिंसा ना भड़कने पाए, क्योंकि जो सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें यही बात लिखी है कि कहीं हाथरस में हिंसा ना भड़कने पाए और उत्तर प्रदेश में कहीं ये बना ले। इसके चलते सुरक्षा को देखते हुए रात में 2:30 बजे पिता का अंतिम संस्कार किया गया। इसके तौर पर योगी सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल हाथरस की अप्रिय घटना को राजनीतिक मुद्दा बना करके सरकार गिराने का पूरा प्रयास कर रहे थे और जब अब प्रयास में सफल नहीं हुए हैं तो सरकार जो खुलासे कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी पुनीत, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार को लगातार घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी और क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, ये संजीव आपके पास अब आप आना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, बिहार में चुनाव है, बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा बिहार में भी और इसको भुनाया जाएगा। विपक्ष इसको भुनाने की पूरी कवायद करेंगे और यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरेंगे। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह क्योंकि बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर के कहीं न कहीं क्योंकि हाथरस कांड की जो अगर बात की जाए तो चिंगारी पूरे देश में फैली हुई है और कहीं न कहीं सियासी जो रोटियां जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई। तो उसको लेकर के एक बार फिर जो विपक्ष है उनको मौका मिला कि यूपी में जिस तरह से अगर बात की जाए हाथरस कांड वो काफी चर्चित हो चुका है और अगर बिहार के चुनाव की अगर बात की जाए तो स्वाति निश्चित तौर पे ये पूरा कांड को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा जो है विपक्ष पार्टियां लगातार करती रही। एक चुनावी मुद्दा भी मिल चुका है बिहार के चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कि हाथरस कांड के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार जो है सरकार को घेरने लगी है, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसको लेकर के
जो विपक्ष की जितने भी पार्टियां के नेता हैं वो लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। जी स्वाति। ठीक है संजीव, लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि ठीक है, आपने कहा कि वेबसाइट पे जो बनी थी उसको दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो वेबसाइट बनाई गई थी उसमें जो तमाम चीज़ें लिखी हुई थी वो थी कि अगर कोई दंगा भड़कता है तो उसमें अपना बचाव आप कैसे करें, जबकि इसका जो प्रस्तुतिकरण किया गया है वो इस तरीके से कि वेबसाइट बनाई इसलिए गई थी ताकि दंगे भड़काए जा सके। आपने भी उस वेबसाइट पे जो तमाम डिटेल्स थी उनको देखा होगा, उनमें ऐसी चीजें नहीं थी। और यही वो ऐसे भी कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है इसलिए अब एक नया मुद्दा बना के खड़ा कर दिया है वेबसाइट का। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह से ओवैसी का बयान सामने आता है कि सरकार की जो नाकामी है उसको वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नाकाम साबित हो रही है उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए ओवैसी ने। लेकिन अगर बात की जाए तो कि जिस तरह से पिछले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति हिंसा फैलाने को लेकर के जिस तरह से पीएफआई संगठन की जो बात शामिल आ रही है, पूरे जनता पार्टी जो है ये संगठन जो है वो काम कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरह से भीम आर्मी के फंडिंग की बात सामने आई तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा, क्योंकि अभी कितने और गठजोड़ है पीएफआई संगठन, किस तरह से फंडिंग, कहाँ से पैसा, ये सब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने और लोग शामिल है। और अभी हाल ही में जिस तरह से और सूत्रों के द्वारा जो हमें पता चला है कि पश्चिम यूपी के खनन माफिया का भी नाम शामिल आ रहा है, उसके भी बैंक की जितने में वो डिटेल है उसको खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एजेंसी अपना काम कर रही है कि इस पूरे एसआईटी अपने जिस तरह से काम कर भी रही है। और क्योंकि जिस तरह से अगर पीएफआई संगठन के साथ साथ तमाम लोगों के, क्योंकि एक रात में जिस तरह से हजारों लोग जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जुड़ गए और करोड़ों का जो फंडिंग हुआ है वो अपने यहाँ पे, और वो जांच का विषय भी है कि देखने वाली बात होगी कि कितने लोग और शामिल है। जी स्वाति। ठीक है पुनीत, आपके पास वापस लौटूंगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फंडिंग हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए, क्या अभी तक उनसे किसी भी तरीके की जानकारी निकली है? ये पैसा जो आया है वो कहाँ जा रहा था, कैसे वितरण हो रहा था उसका? हालांकि तमाम लोगों ने बातें करी हैं कि जो परिवार को पहुंचाया जा रहा था, भीम आर्मी तक को भी पहुंचाया गया ताकि दंगे भड़काई जा सके, लेकिन जो पुष्टि होगी वो जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे ही जानकारी मिल पाएगी कि क्या पूरा प्लान करके रखा गया था दंगे भड़काने की। क्या कुछ जानकारी मिली है या सूत्रों के हवाले से कोई खबर आपको अभी तक मिल पाई है? देखिए सीधे तौर पे सरकार का दावा था कि पीएफआई को जो फंडिंग हुई है उसमें भीम आर्मी को भी पैसा गया है। लेकिन एक बात हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि ईडी ने इस बात को नकार दिया है। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि भीम आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं कि भीम आर्मी के किसी भी सदस्य को या भीम आर्मी को पैसा दिया गया है। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो सरकार का तर्क था वो यहाँ पर गलत साबित हो जारी है। और सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है कि कई लोग इस लाइन में हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है, हम लगातार जांच कर रहे हैं। और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर आरोप लगाया जा रहा था कि सीधे तौर पर पीएफआई की जो फंडिंग आई थी वो विपक्षी दलों में भी, यहाँ तक कि मीडिया में भी सर्कुलेट करी गई थी ताकि इस जो हाथरस का कांड है इसको एक दंगे का रूप दिया जा सके। लेकिन ईडी ने इस प्रकार का किसी भी दावे पर इनकार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएफआई के पास पैसा आया है, ये बात उत्तर प्रदेश सरकार की सही है, लेकिन भीम आर्मी को या किसी विपक्षी दल को पैसा दिया गया है, इस बात से ईडी साफ तौर। ठीक है पुनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनीत मोहन और संजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, तमाम जानकारी देते हुए आप दोनों का धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।